नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था इजारेदारी सिस्टम 1772 में, जो मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, जिसमें 5 ईयर सेटलमेंट प्लान था, एनुअल ईयर सेटलमेंट प्लान था। उसमें ये था कि जो बीच में दीवान थे उनकी जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, और वो कुछ अमाउंट मुग़ल एम्पायर को देकर के बाकी सारा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ज़मींदार से कलेक्ट करती थी, और ज़मींदार पेजेंट से कलेक्ट करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ था, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो था बंगाल में वो कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यू इनकम भी स्टेक पे आ गई थी। ऑब्वियसली जब वो एग्रीकल्चरिस्ट से पैसा वसूल कर रहे हैं, वो जब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो पीजेंट है वो अपने एग्रीकल्चर में मतलब पैसा लगा नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर कोलैप्स हो रहा है, जिसकी वजह से एक टाइम तक तो पैसा मिल रहा है, नेक्स्ट उसके बाद नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रेवेन्यू इनकम भी जो है वो स्टेक पे जा रही है। तो ये चीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रियलाइज़ हुई। उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर कल्टीवेशन को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करने के लिए क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि डिसाइड किया जो हम लोगों को सरप्लस, मतलब जो सरप्लस होगा वो लैंड में वापस से लगाया जाएगा, ताकि एग्रीकल्चर गुड मतलब अच्छी हो पाए। अब वो लैंड में किस तरीके से लगाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी करेंगे, बुलक्स खरीदेंगे, या कुछ भी अच्छे क्रॉप्स मतलब कि बीज उसमें लगाएंगे, ताकि मतलब अच्छी कल्टीवेशन हो। तो इस चीज़ को उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा। मगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये थी कि भाई वो हर चीज़ तो चाहते थे, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मगर वो ये नहीं चाहते थे कि मैं एक भी पैसा अपनी तरफ से इन्वेस्ट करूँ। वो चाहते थे सामने वाला पैसा भी दे, इन्वेस्टमेंट भी हो, उसका प्रॉफिट किसके पास आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कर देंगे, मतलब कि वो जो टैक्स कलेक्शन करेंगे वो फिक्स कर देंगे रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए, ठीक है। और उसमें वो ज़मींदार जो है, ज़मींदार को लैंड का ओनर बना देंगे। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में ये था कि वो ज़मींदार को परमानेंट ओनर बना देंगे लैंड का, और ताकि जब मतलब कि ज़मींदार को अब वो ओनर बना दिए लैंड का, तो भाई ज़मींदार तो बड़े खुश हो जाएंगे। और फिर जब पीजेंट कभी इस चीज़ का प्रोटेस्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएंगे, तो यही ज़मींदार अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि ज़मींदार फिर उसके बाद जो ज़मींदार को प्रॉफिट होगा, उसके बाद जो उसको सरप्लस बचेगा, वो ही ज़मींदार ही उस सरप्लस को लैंड में लगाएगा, और अपनी कल्टीवेशन को, मतलब कि ज़मीन को उपजाऊ बनाने में मदद करेगा, ताकि उसे नेक्स्ट ईयर्स और ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदार को क्या क्या पावर दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदार को ये पावर दिया, एक तो उसे लैंड ओनर बना दिया, दूसरा ये है कि कल को मान लीजिए ज़मींदार की डेथ हो गई, तो उसका बच्चा जो है, उसके आने वाली पीढ़ी को ये लैंड अब मिल जाएगी, और वो चाहे तो ट्रांसफरेबल भी है, वो बेच भी सकता है। फिर नेक्स्ट जो बंदा आएगा वो भाई इसमें सरप्लस इन्वेस्ट करेगा, और फिक्स्ड इनकम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कहा है उसे सबमिट भी करता जाएगा ईयर पर ईयर। तो अब इसमें क्या हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, पहले मुग़ल एम्पायर थी इजारेदारी सिस्टम में, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फिक्स्ड रेवेन्यू जा रहा है, ज़मींदार कलेक्ट कर रहा है, किससे कलेक्ट कर रहा है, पीजेंट से कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर जो मुनाफा हो रहा है उसमें से कुछ पैसे निकाल के मतलब वापस से ज़मीन में लगा दे रहा है, ठीक है। इसमें मतलब इसमें ये मेनली ये था कि ज़मींदार को हर साल एक फ़िक्स टाइम पीरियड पे पैसे जो टैक्स थे वो सबमिट करना है, ठीक है। अदरवाइज़ उनको जो लैंड का ओनर बनाया गया है वो लैंड उनकी वापस ले ली जाएगी, और ज़मीन को बेच करके अपना जो टैक्स का जो अमाउंट निकल रहा है वो निकाला जाएगा।
ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये करेगी। उसके बाद इस लैंड रेवेन्यू को क्या कहा गया, इस लैंड रेवेन्यू को कहा गया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793। अब इसके बाद क्या हुआ, द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट, अब ये कहाँ का इम्प्लीमेंट किया गया था परमानेंट सेटलमेंट, ये इम्प्लीमेंट किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया गया था, और सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था, और वाराणसी में भी किया गया था। फिर उसके बाद इसका मेन क्या एम क्या था परमानेंट सेटलमेंट का, ये मेन एम था इसका कि जो एग्रेरियन की जो प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस आ जा रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम हो रही जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं मिल पा रहा है, वो ख़त्म हो जाए। जब सरप्लस मुनाफा हो तो एग्रीकल्चर में वापस लगाया जाए, जिसकी वजह से एक रेगुलर इनकम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू मिलती रहे। अब इसके बाद क्या था, मगर यहाँ पे क्या हुआ, द प्रॉब्लम फॉर ज़मींदार आर, और ये ज़मींदार के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम थी भाई, उनको चाहे ड्रॉट आए, चाहे सूखा पड़े, फैमिन पड़े, उनको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देना ही है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब कि सूरज डूबने से पहले उनको ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है साल भर में देना ही है। इसको क्या बोला गया था, इसको सनसेट लॉ भी बोला गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये इसमें हर ज़मींदार को हर वक्त एक अनसर्टेनिटी भी रहती थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सूखा पड़े, फैमिन आ जाए, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़मींदार को फिक्स अमाउंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया है वो देना ही देना, अदरवाइज़ उनकी लैंड जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब्त कर लेगी, उसे बेच करके अपना टैक्स का जो अमाउंट निकल रहा है वो निकालेगी। अब इसका फेलर होने का क्या क्या रीज़न था, फेलर होने का रीज़न ये था कि भाई सरप्लस जो निकलता था, ज़मींदार वो सरप्लस भी रख लेते थे, उसे एग्रीकल्चर मतलब में वापस से इन्वेस्ट नहीं करते थे, ज़मीन को खेती बाड़ी अच्छी बनाने की कोशिश नहीं करते थे। उसके बाद ज़मींदार का यहाँ पे जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदार को ओनर तो बना दिया, मगर उनको ये नहीं बताया कि भाई तुम कितना शेयर रख सकते हो। उन्होंने ये नहीं बताया ज़मींदार को, ज़मींदार अब पूरा ही शेयर रख लेते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो कल्टीवेटर थे उनको एक इतना भी अमाउंट नहीं मिल पाता था जिसकी वजह से वो ठीक से एग्रीकल्चर कर पाए, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिग्रेडेशन होने लगी कल्टीवेटर्स की। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ज़मींदार जो थे अब भाई वो पैसा इससे कमा के इतना ज़्यादा अमीर हो गए थे कि अब वो गांव से शिफ्ट होकर के शहर में रहने लगे थे। अब वो अपने जिस गांव की उनको जिम्मेदारी दी गई थी अब उस जगह पे रहते ही नहीं थे, बल्कि उनके पास इतना पैसा हो गया था कि अब वो एजेंट रख लिया था उन्होंने कि पीजेंट से वो टैक्स कलेक्ट करके ज़मींदार को दे दे, और ज़मींदार उसमें से जो फिक्स अमाउंट देना होता था वो दे देता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पीजेंट जो था, जो पहले लैंड का ओनर था, अब वो टेनेंट हो गया था, किराएदार हो गया था। और ज़मींदार क्या था, ज़मींदार बल्कि जो सिर्फ एक उनका काम था इजारेदारी सिस्टम में कि उनको एक अमाउंट कलेक्ट करके आगे पहुंचाना था, वो लैंड के ओनर बन गए थे। उसके बाद क्या था, उसके बाद कुछ साल बाद, इतना तो कम ही हुआ था कल्टीवेटर्स के साथ, पीजेंट के साथ। अब उसके बाद एक और आ गया, सब्सिक्वेंट रेगुलेशन एक्ट 1799 आ गया, फिर 1812 आ गया, जिसमें क्या ज़मींदार को राइट दे दिया गया कि भाई अगर टेनेंट तुम्हें मतलब ना दे पैसे तो उसका तुम प्रॉपर्टी पूरी तरीके से जब्त कर लो, ये भी उसे राइट मिल गया। पीजेंट को पीजेंट इसकी वजह से क्या करने लगे बेचारे, वो जा करके टैक्स पे करने के लिए वो जा करके क्या करने लगे, और ज़्यादा मतलब सूद में रकम पैसा लेने लगे ताकि वो अपना लोन दे पाएँ। और ये ज़मींदार के ऊपर से जो हाई रेवेन्यू सेटलमेंट था परमानेंट रेवेन्यू एक्ट का, ये किसके ऊपर, ज़मींदार से शिफ्ट होकर के पीजेंट के ऊपर चला गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है रियोतवारी सिस्टम। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो में पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई चीज़ आपको कोई बात समझ में ना आई हो या मेरे इस टॉपिक में कोई चीज़ की करेक्शन हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।